नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी सत्तों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसी कड़ी में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर सामने हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए और महत्वपूर्ण आंदोलनों के जो स्थान जो चर्चित रहे और वर्तमान में भी जिसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों ने अपने प्राचीन ऐतिहासिक गौरव को याद करने के लिए उन्हें एक सम्मान दिया है, उन्हें स्थान दिया है, वो सब चर्चा में बने रहते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो या व्यापम संबंधी कोई परीक्षा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सबके लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। हम भारत में रह रहे हैं, हमें अपने देश का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने देश के इतिहास भूगोल का नॉलेज होना। दोस्तों, हम सीधे प्रश्नों की सीरीज में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों, जो अंग्रेज थे हमारे देश में, वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन देश की स्थितियों को, राजनीतिक स्थितियों को लाभ उठाते हुए वोट डालो राज करो की नीति को अपनाकर देश में राज करने लगे। ठीक है, उन्हीं क्रम में उन्होंने बहुत सारे नीति नियम बनाए और भारतीय जो रणबांकुर थे, भारत माता के वीर सपूत थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, भारत माता को पराधीनता की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। उन आंदोलनों को दबाने में अंग्रेज सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए। वो सब हमें इतिहास में पढ़ना होता है। आज उसी का पहला ये प्रश्न है, पूछा गया है जब भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ किया गया था और इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी के मस्तिष्क की यह उपज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जो भारत छोड़ो का नारा है, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, और भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो अगर नारा देने की बात आई तो यूसुफ मेहर अली बताएंगे, प्रयोग करता है महात्मा गांधी जी। ये प्रश्न आते हैं कंफ्यूजन वाले, ध्यान रखिएगा। तो 1942 में जो प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी जो रूपरेखा है, जो प्रस्ताव है, जुलाई 1942 में पारित हो गया था। बाद में बंबई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को, 7-8 अगस्त 1942 को जो हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव पास हो गया 8 अगस्त 1942 को, और कहा गया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। और 9 अगस्त 1942 को जब प्रारंभ किया गया, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया, गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब है कि बहुत तेजी के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाओ। तो ये जो आंदोलन चलाया गया, बहुत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की अलख देखी गई। उस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब था, जो इस आंदोलन के लीडर थे, बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े लीडर थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो ताकि आंदोलन दब जाए, आंदोलन को कोई नेतृत्व न कर पाए, जिससे हम इस आंदोलन को दबाने में कामयाब हो सके। तो सरकार ने इस आंदोलन को, इस अभियान को चलाया था, उसको कहा गया है ऑपरेशन जीरो आवर। जैसे वर्तमान में तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, भारत सरकार ने वहां मदद करने के लिए अभियान जो भेजा है, बचाव दल गए हैं, सुरक्षा के दल गए हैं, मेडिकल टीम है, ठीक है, और एनडीआरएफ की टीम है। तो सारे जो व्यवस्था के साथ हमारा टीम वहां पहुंची, उस कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम को, उस अभियान को भारत सरकार ने नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। ऐसे ही बहुत सारे अभियान चलाए गए, जैसे अमृतसर में 1984 में जो आतंकवादी गतिविधियों को देखा गया था, तो भारत सरकार द्वारा वहां जो सैन्य कार्यवाही चलाई गई थी, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, उसको सिख दंगे के नाम से फिर बाद में उसकी परिणति देखी गई थी। फिलहाल आप ना इतना समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जी पावर। हम बहुत सारी चीजों को यहाँ मिक्स कर देते हैं, इसका मतलब आप भी जो है घटनाओं को लिंक करना सीखिए, जानिए, ये आपके ज्ञान में और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने वर्धा कांग्रेस कार्य समिति जुलाई 1942 में प्रस्तावित किया था,
उसमें प्रस्ताव करने वाले तो महात्मा गांधी रहे। ठीक, उस कार्य समिति में प्रस्तावक का एक अनुमोदक होगा, समर्थक होगा, तो समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे और इसीलिए महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले ये शख्सियत थे। और जब महात्मा गांधी राजनीतिक गतिविधियों में चल ही रहे थे, महात्मा गांधी का युग चल ही रहा था, गांधी युग, उस समय ही इन्होंने कह दिया था गांधी जी ने कि हमारे जो राजनीतिक वारिस हैं वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। राज्य पुनर्गठन आयोग में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल नहीं था। तो हमारे देश में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, तब देश में देश की रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे, देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। तब जब स्वतंत्र हुआ देश तो देशी रियासतों को एक करना, पूरे ब्रिटिश भारत को एक करके एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिणत करना एक बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले राज्यों को ए, बी, सी और डी भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांट दिया गया। फिर जब इन बंटवारे को 1947 से बांटा गया 4 भागों में, ए, बी, सी, डी, ए में छोटी छोटी रियासतें थी, बी में भी कुछ रियासतें थी, ठीक है, और सी में भी कुछ प्रांत थे, और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल नहीं था। तो ये जो वर्गीकरण था 4 भागों में, बाद में एक आयोग बना था धर आयोग, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने देश में राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग बनाया था। उसका नाम था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद उनके नेतृत्व में अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ कि देश में राज्यों का गठन कैसे किया जाए। एस.के. धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, बल्कि प्रशासनिक सुविधा आधार को ही देखा जाए ध्यान से। तो उस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों और जो तमिल भाषी है उनके बीच आंदोलन चरम पर था। तेलुगु भाषी अलग से अपना राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे। तब जेवीपी कमेटी, हर आयोग की हमने बात की, ठीक, हर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी, जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों नेताओं की सदस्यता में एक कमेटी बनी 3 सदस्यीय, जिसने ये भी जांच करके बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में इतनी बड़ी विशाल संख्या में लोग एक राज्य की मांग कर रहे हैं, तो विशाल जन भावना का भी आदर करना चाहिए। बहरहाल इन दोनों आयोगों ने भाषा के आधार पर केवल राज्य के पुनर्गठन की बात को खारिज कर दिया। तब वहां पोटी श्री रामुलु, जो कि कांग्रेसी नेता थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने आमरण अनशन किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन और आक्रामक रूप अपना लेता है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि हम पृथक आंध्र प्रदेश गठन कर देंगे। तब वह आंदोलन शांत हो जाता है और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश गठित हो जाता है। आंध्र प्रदेश गठित हो जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ये जो 2 आयोग थे, कमेटी थी, इनके सब सिफारिशें धरी की धरी रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि राज्य गठित कर दिया जाएगा। तब प्रश्न उठा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, क्योंकि मराठी भाषी, गुजराती भाषी, तत्कालीन एक ही राज्य था बॉम्बे स्टेट, उन्होंने भी मराठी और गुजराती भाषा में विलय थे, उन्होंने भी मांग रखी कि हमें अलग कर दिया जाए। तब एक आयोग बना, उसका नाम था फजल अली आयोग, और उस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक न्यायमूर्ति फजल अली, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, तीसरे के.एम. पणिक्कर। इसमें मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं थे, यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, यह आयोग जो है 1953 में गठित किया गया था, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसके लिए बाकायदा राज्य पुनर्गठन एक्ट बनाया गया था 1956 के द्वारा, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे इस आयोग की सिफारिश के आधार पर। आयोग ने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। तब सरकार ने उस सिफारिशों को संशोधन के साथ स्वीकार किया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए एक्ट 1956 को पारित करके। ठीक है,
7वां संविधान संशोधन इसके लिए भी हुआ 1956 में। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर। ठीक, मदन मोहन मालवीय समिति ने शामिल नहीं थे। आगे आता है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें हम ये प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन पूछा गया है कि गलत है। क्रिप्स प्रस्ताव की बात कर रहा है और इसमें गलत कौन सा, ये कथन देखना है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, मार्च 1942 में भारत में, और इसमें ये तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में, इस मिशन की यह बात थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा 1939 से 45 तक जो चल रहा था, तत्कालीन उस युद्ध में ब्रिटेन की भी खस्ता हाल थे, बहुत समस्या का सामना कर रहा था ब्रिटेन, तो परेशान तो था ही। तो उसने घोषणा कर दिया क्रिप्स मिशन के माध्यम से कि भारतीय परेशान ना हो और आंदोलन ना करें, हम उनके लिए एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। साथ ही साथ युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा बना दी जाएगी जो संविधान का निर्माण करेगी। ये सारे वायदे कर दिए गए, लेकिन क्योंकि जो दूध का जला बालक छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, बिल्ली बिल्ली की बात करते हैं, दूध की जली बिल्ली छाछ को ही फूंक फूंक कर पीती है। तो दूध युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा बनेगी, ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। सब वादे जो भी किए गए, इन सबको भारतीयों ने खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, यह एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो भारत के सभी प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करना आवश्यक है, ये इसमें लागू नहीं था। ये सारी बातें कही गई थी, ये बातें नहीं कही गई थी। भारत के सभी प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करना जरूरी है। इसमें यह कहा गया था कि जो भी प्रांत हैं, यदि वो उस संविधान को जो बनेगा उसको मानना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं उस संविधान को, और अलग अलग से अगर कोई संविधान बनाना चाहते हैं वो भी अपनाना, वो भी बनवा सकते हैं। उसके लिए भी ब्रिटिश सरकार मदद करेगी, ऐसा उसमें प्रावधान था। तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा, ये इसमें सत्य है। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू किसे भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया है। तो दोस्तों, जो सरोजनी नायडू हैं, ये देश की प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और इन्होंने देश में आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भागीदारी की है और 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव भी प्राप्त है। साथ ही साथ जब देश आजाद हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। साथ ही साथ यह पूरे भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उत्तर प्रदेश में बनी थी, स्वतंत्रता के बाद बनी थी। और इन्होंने भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार से सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अफसर थे और ब्रिटेन में परीक्षा पास की, कलेक्टर का पद छोड़कर देश आ गए, क्योंकि उनके दिल में, उनके मन में देशभक्ति का जो जज्बा था, उन्हें देश लौटा लाया और देश में उन्होंने जो क्रांति की अलख जगाई। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1929 में, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना करी। बाद में आजाद हिंद फौज की हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान जैसे देशों की सहायता ली और बाद में फिर उनकी मृत्यु एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस की वीरता, शौर्य और उनके त्याग और देश के प्रति देशभक्ति के जज्बा को देखते हुए देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर ये सरोजनी नायडू ने संबोधित किया है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का हथियार है, कहा भी गया है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सपने सत्य नहीं होते पर सपना सत्य हुआ हमारा, गरज उठे 40 कोटि जन तोड़ विदेशी कारा। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी के विषय में पंक्तियों को लिखा है। तो जो सत्य और अहिंसा, ये सत्याग्रह के उनके अमर सिद्धांत रहे। अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने कहा था कि जो काम हजारों हथियार बंद सैनिक नहीं कर सकते थे, वह महात्मा गांधी ने कर दिखाया। उन्होंने शांति कायम कर दी अहिंसा के दम पर। तो युद्ध हर किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध अंतिम विकल्प नहीं होता है।
महात्मा गांधी इस बात को भली भांति जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका सत्याग्रह सफल रहा, यही कारण था कि भारत में आए और देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए महात्मा गांधी आज भी हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र आदर्श हैं, और उनके इस त्याग, योगदान और राष्ट्र की राजनीति में उनके कद को देखते हुए, उनके रचनात्मक कार्यों को देखते हुए लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने, ये लेखक हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने क्या कहा था, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। ठीक है, निम्नलिखित में से सिक्किम की स्थापना कब की गई? दोस्तों यह प्रश्न राज्यों के गठन से संबंध रखता है, और सिक्किम जो है पहले स्वतंत्र भारत में राज्य का हिस्सा नहीं था, बाद में इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य, और इसके लिए आर्टिकल 2 का जोड़ा गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पहले आर्टिकल 2 का के अंतर्गत सह राज्य का दर्जा दिया गया, कोऑपरेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके बाद 15 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा अप्रैल मई 1975 में ये सिक्किम राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किसने INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक है, हाँ, इसमें जो कैदी थे उनके पक्ष में किले में, लाल किले में मुकदमा चला था 1945 में। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी 1945 में, 18 अगस्त को माना जाता है। तो ये 1945 में जो भी उस समय के आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, जैसे लक्ष्मी सहगल थी, शाहनवाज ढिल्लो थे, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज भुट्टो, ऐसे जो क्रांतिकारी रहे वो आत्मसमर्पण कर दिया, यानी भारत आ गए। इन पर जो भी आरोप थे, उन आरोपों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने सशर्त स्वीकार कर लिया और बाद में इनको माफ कर दिया गया। लेकिन जो भी शर्तें रखी गई थी उन शर्तों पर खरा न उतरने के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया, और उस मुकदमे में इनको दोषी सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे एक्ट की धाराएं लगाई, और उन धाराओं को निरस्त करवाने के लिए जो वकील थे जिन्होंने पैरवी की कि ये जो शाहनवाज कैप्टन सहगल हैं, शाहनवाज ढिल्लो हैं, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज भुट्टो, इन पर जो है मुकदमा खारिज हो जाए, इनको सजा ना हो, इसके लिए जो कार्यवाही की थी वकील बैरिस्टर के रूप में, ये थे अरुणा आसफ अली, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। और ये जो वकीलों की टीम थी, इनमें से भूला भाई देसाई उनके नेतृत्व करता थे, प्रमुख थे, वो हेड थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने चारों व्यक्ति ने पैरवी की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन तत्कालीन जो है वायसराय था उसके बीच हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की जो शर्तें थी वो पूछा गया है कि इसमें अंग नहीं था, इसका मतलब इन शर्तों में से कौन शामिल नहीं थी, बाकी थी। तो उन सभी राजनीतिक बंदियों को, कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जो हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। ये बिल्कुल सही है। ये माना गया था जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में या हिंसा में शामिल नहीं थे, उन पर जो है, उन पर जो कैदी हैं उनको रिहा कर देंगे। रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान, ये मुआवजे की बात नहीं रखी गई थी, मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो ये मुआवजे की बात नहीं थी, नहीं, ये वाला कथन गलत है। जब्त की गई भूमि की संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा, विक्रय नहीं की गई वो सही है। तब तक संग्रह नहीं किए गए अर्थदंड की मुक्ति कर दी जाएगी, ये भी सही है। कुल मिलाकर तीनों कथन सही है, बी वाला गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी आंदोलन की एक शर्त थी कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और जो शराब वगैरह की दुकानें हैं ब्रिटिश सरकार की, उन पर कानून की सीमा से ज्यादा धरना नहीं दिया जाएगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई माजदा यान सभा का संबंध किससे है? दोस्तों
ये जो सभा थी, ये जो संगठन था, ये 1851 में पारसी धर्म के जो पारसी पारसी धर्म के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, युवा लोग थे, उन्होंने जागृति पैदा करने के लिए, पारसी धर्म में नवजागृति लाने के लिए, एक प्रकार से सुधारात्मक भूमिका निभाने के लिए पारसियों के लिए इन्होंने ये सभा की स्थापना करी थी 1851 में। पारसी धर्म में सुधार के लिए, पारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये देश में पुनर्जागरण के अंतर्गत जो सभाएं हुई, आंदोलन हुए, उनके अंतर्गत प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा गया असहयोग आंदोलन का एजेंडा में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था। यानी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग बंद कर देंगे, नहीं करेंगे सहयोग उसका, ये आंदोलन का मकसद था। उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था, यानी उसके कार्यक्रम क्या थे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बिल्कुल सही था। इसमें चरखा काटना, देसी वस्तुओं का उपयोग करना, ये कहा गया था। अदालतों का बहिष्कार करना, बिल्कुल। जो सरकार की स्कूलें थी उनसे स्कूलों को छोड़ देना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। एक कानूनों की अवमानना, ये नहीं था। कानूनों की अवमानना ये उसका कार्यक्रम नहीं था। मतलब कानूनों को मानना है, कानून की मान्यता जो है, कानून का पालन करना है, ये उसका सिद्धांत था। कानून की अवहेलना करना सिद्धांत नहीं था। ठीक है, बाकी थे 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार करना, यानी सरकार ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार चुनाव होगा, इसका बहिष्कार करना, ये तीनों कार्यक्रम थे। कानून का अवमानना करना ये कार्यक्रम नहीं था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1922 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दादर नगर हवेली और दमन दीव को कब एकीकृत कर दिया गया। तो 26 जनवरी सन 2020 को, 26 जनवरी सन 2020 को क्या कर दिया गया है, इसको जो है एकीकृत कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक बिल लाया गया था, साधारण बिल, और उसमें दोनों को एकीकृत कर दिया गया है। इनकी राजधानी है दमन। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों की राजधानी क्या है, दमन। ठीक है। और अब जो है भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 क्या है, स्टेट है, और 8 जो है यूटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले 9 हो गई थी। 9 में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य से हटाकर, चूंकि 29 राज्य थे, तो जब जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो राज्यों की संख्या 28 हो गई। अब जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 थे। 9 में से एक केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नगर हवेली विलय हो गया, तो इस प्रकार से क्या हो गया, वो 8 बन गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के द्वारा भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होने की संभावना हुई। तो दोस्तों, देश में हिंदू मुस्लिम एकता कब स्थापित हुई, ये पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन था एक। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को जो ब्रिटिश सरकार ने मान्यता देने से रद्द कर दिया था, मान्यता नहीं दी रही थी, तब इस्लामों ने तुर्की के खलीफा का अपमान समझकर अपने ऊपर अपमान समझा और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। उसी मौके की नजाकत को समझते हुए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली। अली बंधुओं के साथ महात्मा गांधी ने ताल से ताल मिलाकर काम किया और कहा कि मुस्लिमों हिंदुओं के साथ मिलो, यानी पूरे भारतवासी एक साथ मिलकर राष्ट्र का नेतृत्व करें, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करें, देश को आजाद कराएं। और खिलाफत आंदोलन सन 1919 में प्रारंभ हुआ था। ठीक इसी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की संभावना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक, बाद में फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में, जिसमें भी हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ काम किया। फिर आगे जो है अनेक आंदोलन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। नील क्रांति जो है, नील क्रांति आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये बिहार बंगाल क्षेत्र में नील जो किसान थे, नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज सरकार ने 3 कक्षीय प्रथा चलाई थी, जिसमें नील की खेती करना कंपलसरी किया गया था 3/20 हिस्से में। तो उन नील क्रांति जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने नील की खेती न करने का वचन लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उनके नेता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु चरण विश्वास। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में चला था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ने प्रयास किया था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में
कार्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था, जिसको कार्नवालिस संहिता भी कहते हैं। और यही वो गवर्नर जनरल है जिसने सबसे पहले ये जो है सिविल सेवा के गठन के बारे में बात किया था, तो इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके बारे में प्रयास किया। चलो आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों जो डच हैं, डच फैक्ट्री स्थापित की थी सबसे पहले कहां पर? तो सबसे पहले स्थापित की थी पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। और वहीं पुलिकट समुद्र तट के पास में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। डच कौन थे? तो दोस्तों हमारे देश में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, ठीक है, यूरोपीय कौन सी कंपनियां हैं? व्यापारिक कंपनियां जो भारत में आई वो सबसे पहले थे डच। सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आए डच। डच के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आए फ्रांसीसी, फिर डेनिस। ठीक इस तरीके से देश में आए। पुर्तगाल के सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डेनिस आए डेनमार्क से। इस तरीके से इनका आगमन का क्रम है भारत में। ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, ठीक। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच इंड ओरिएंटल कंपनी थी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ध्यान रखिएगा इनकी फैक्ट्री पुलिकट थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीयों के लिए यह सर्वप्रथम किसने कहा था? दोस्तों देश में जब आजाद आंदोलन के लिए, आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तब देश में सामाजिक सुधार कार्यकर्ताओं ने भी, सामाजिक सुधार नेताओं ने भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति, प्रेम भक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना की अलग जगह, और उन्होंने देश के प्रति, प्रेम के प्रति आह्वान किया, और जिसके कारण देशवासियों में देशभक्ति की जो ज्वाला है वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुई, और वो राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान देने के लिए तत्पर हुए। ऐसे ही एक कथन के कहने वाले हैं, भारत भारतीयों के लिए है। ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज एक जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें लोगों को शुद्धि आंदोलन के द्वारा जो दूसरे धर्म में चले गए थे उनको पुनः वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए, वैदिक धर्म अपनाने के लिए कहा गया, उसको शुद्धि आंदोलन कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम किया। तो भारत भारतीयों के लिए है, इसका मतलब हमारे जो देश है वो भारत की जो मूल निवासी हैं उनके लिए है, विदेशी फिरंगियों के लिए नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया था। तो दयानंद सरस्वती का एक कथन है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की सरकार के द्वारा, वहां का जो राजा था लुई 14वां, उनका एक मंत्री था कोलबर्ट। उस कोलबर्ट मंत्री के प्रयासों से, क्योंकि अन्य कंपनियां भी भारत आ रही थी व्यापार करने के लिए, तो फ्रांस ने भी सोचा कि यहाँ देश में व्यापार हम भी करें। तो उसने 1664 में इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करा दी, 1664 में, ठीक। और यह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आई, और 1668 में क्या किया उसने? 1668 में उसने क्या किया? 1668 में सूरत में अपनी कोठी स्थापित की, ठीक है। भारत में सूरत में अपनी कोठी स्थापित की, और इसकी स्थापना 1664 में हुई, फ्रांस में हुई, पेरिस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इसकी स्थापना का क्रम हमें बताना है, और इसका क्रम आप भी बताइए क्या होगा। तो मिलान करते हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, एक आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, इसको भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर आजाद जी ने स्थापित किया था। इसके पहले ये हिंदुस्तान तो रिपब्लिकन एसोसिएशन कहलाता था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। तो इसका जो क्रमानुसार क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्या, 1 2 4 3,
1 2 4 3 ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए संधि की थी। अवध के नवाब का नाम क्या था? तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था अवध के जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, तो उसमें जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर था, ठीक है, उसने विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा को हरवा दिया। यानी प्लासी का एक प्रकार की नाम मात्र की लड़ाई केवल दिखावा था, असल में षड्यंत्र का परिणाम था। बाद में जब मीर जाफर नवाब बना वो कठपुतली राजा साबित हुआ। मीर जाफर को अपदस्थ करके फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। अब मीर कासिम एक सूझबूझ के साथ देख लिया कि इसने ना तो सिराजुद्दौला का सगा हुआ ना मीर जाफर का सगा हुआ, तो मेरा क्या होगा। उसने अंग्रेजों को जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेजों को अपने मुफ्त व्यापार करने के लिए अधिकार दिए थे, तो उस पर भ्रष्टाचार करने लगे अंग्रेज, दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करने लगे। तब उन्होंने वहां से कलकत्ता से इनको हटाने का ऐलान कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। तो अंग्रेजों ने इस पर अपने आप पर अपमान समझा, कुठाराघात समझा, तो इसको हराने के लिए, इसको भगाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए मीर कासिम को उन्होंने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। तब इसने अंग्रेजों को भगाने के लिए, हटाने के लिए 3 राजाओं के साथ एक संधि की। एक नाथ बगल के पड़ोसी थे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब, अवध आज का लखनऊ, और वो बंगाल का नवाब था। और पूरे मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उनकी सबकी सेना के साथ उसने अंग्रेजों से युद्ध किया। हालांकि युद्ध सफल नहीं हुआ, बक्सर का युद्ध कहलाता है, 1764 में परास्त हुआ। तो जो संधि किया था उसका नाम था सुजाउद्दौला, वो अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला 3 नंबर से ही आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल ने लगभग कितनी रियासतों को भारत संघ में मिलाया था? दोस्तों जब देश आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसने कहा था, उस कानून में ये प्रावधान था कि जो भी देसी रियासती रजवाड़े हैं वो या तो पाकिस्तान में चले जाएं या भारत में शामिल हो जाएं, और यदि कोई शामिल नहीं होना चाहता किसी में तो स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र देश बन जाएगा। तो देश के अंदर देश बने, ऐसी विडंबना उत्पन्न ना हो, तब देश के आधुनिक भारत के चाणक्य कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ ने काम किया। उन्होंने देसी रियासती मंत्रालय का नेतृत्व संभाला, और जितने भी देसी रियासतें थी लगभग 565 थी, लगभग कितनी थी? 565। उन रियासतों को कहा कि आपकी रक्षा, विदेशी मामले, संचार और न्याय व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को सरकार देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी, बाकी के लिए आप स्वायत्त रूप में स्वतंत्र रहेंगे, शासन संचालित कर सकेंगे। तब 562 देसी रियासतें सम्मिलित हो गई, विलय पत्र जो है विलय कर दिया भारत संघ में। लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इनको विलय करने में बड़ी कठिनाई हुई, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। 565 रियासतें, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारत का लौह पुरुष कहा जाता है उन्हें, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। वर्तमान कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो हमने पुराने प्रश्न में चर्चा की थी, जो मीर कासिम वाला, मीर कासिम ने, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ, संयुक्त रूप से तीनों की सेना ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बक्सर के मैदान में, पश्चिम बंगाल में। और उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। अंग्रेजों की जब जीत हो गई तो इन तीनों की संयुक्त शक्ति जब पराजित हो गई, तब कोई भी देसी राजा, कोई भी राष्ट्रीय राजा अंग्रेजों के सामने सफल होने में, सामने आने में कतराने लगा, और किसी के पास इतना साहस ना रहा हम अंग्रेजों से लड़े युद्ध। तो यह जो है, यह युद्ध देश में अंग्रेजों की सत्ता का निर्णायक मोड़ साबित हुआ, और इसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1764 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने सती प्रथा की शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी है? तो सती प्रथा को शास्त्र की आड़ में, पुराने शास्त्र बताते हैं, जो कि परंपराएं बताती हैं, उसके आधार पर अगर सती प्रथा हो रहा है, यानी जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा चिता में बैठा दिया जाता है, वो भी आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये राजा राम मोहन राय का कथन था। राजा राम मोहन राय की हाथी को, यानी उनके जीवन काल में ही जला दिया गया था सती प्रथा के द्वारा। तो इन्होंने प्रण ले लिया था कि देश से इस जो कुप्रथा है इसको समाप्त करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने 1829 में कानून बनवाया, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पास कर दिया। तो राजा राम मोहन राय ने उन्हें यह संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कथनों पर विचार करें। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे, एक आचार्य थे, और ये कलकत्ता में संस्कृत
जो कॉलेज कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, वहाँ के आचार्य थे, वहाँ प्रोफेसर थे, टीचर थे, और उन्होंने जो काम किया उसके बारे में विचार करना और सही कथन हमें चुनना है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 को पारित करवाने में बड़ी भूमिका रही, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत में गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो है विधवा पुनर्विवाह, हिंदू जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह करा दिया जाए, क्योंकि उस समय युद्ध होते थे। अल्प मतलब जो 20-25 साल के अंदर में ही जो पति खत्म हो जाते थे, उनकी विधवाएं पूरे जीवन काल अविवाहित रहती थी, तो उनकी जिंदगी संवर जाए, युवावस्था में ही विधवा ना हो, तो उनके पुनर्विवाह की व्यवस्था करने के लिए तत्कालीन समय में जो पुनर्विवाह करने की प्रथा नहीं थी, सामाजिक रूप से उसको गलत माना जाता था, तो उन्होंने इसको नवाचार के रूप में रखा और सामाजिक जागृति की बात कही। तो ये वाला सही है, और कानून भी बना उसके लिए। वेदवा पुनर्विवाह की अनुमति वेद नहीं देते, इसलिए उन्होंने वेदों को स्वीकार कर दिया, गलत है। उन्होंने बहुत बड़े ज्ञाता थे, पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा और कहा कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, विधवा पुनर्विवाह को वेदों में गलत नहीं माना गया है। ठीक, तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले कानूनी प्रयास कौन सा किया गया? तो दोस्तों, ये जो बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा कानूनी प्रयास हुआ था, वो था नेटिव मैरिज एक्ट 1872। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 14 साल से कम उम्र की बच्चों का विवाह निषेध माना गया था, और यही जो है सबसे पहले लाया गया था। ठीक है, तो ये शारदा एक्ट बाद में 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से अरविंद के द्वारा लाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में एलन बरो के समय लाया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 बाद में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नेटिव मैरिज 1872 में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। महाड़ सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह जो है क्या, महाड़ मतलब महाराष्ट्र में महाड़ एक जगह है, वहां 20 मार्च 1927 को 27 को महाड़ नामक स्थान पर क्या हुआ था, जो तालाब था, तालाब से जो सार्वजनिक तालाब था, वहां से पानी, जो दलित जाति थी, निम्न कोट की जाति, जिसको तथाकथित जाति कहते हैं, तथाकथित निम्न जाति, उसने उस तालाब से सार्वजनिक रूप से पानी पिया लेकर। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो छुआछूत के तहत में सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने को विवश मतलब मना कर दिया जाता है, उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। और ये सत्याग्रह किया, सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। इसका नेतृत्व करने वाले महादेव गोविंद रानडे नहीं थे, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर केवल कानून के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि एक लीडर थे, उनके अंदर नेतृत्व शैली भी थी। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, कई पार्टियों की स्थापना करी। इसका उद्देश्य दलितों को उनके सामाजिक कानूनी अधिकार दिलवाना था, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सिखों को सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, सिखों के जो छठवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद, ये जो है सिखों को लड़ाने के लिए, लड़ाकू सैनिकों के मतलब इनको ट्रेनिंग भी देते थे। ठीक है, सैनिकों को। तो ये हरगोविंद जो है सिखों को एक लड़ाकू में बदलने के लिए जाना जाता है, इन्होंने प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों की वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? तो ये जनवरी 1857 में आई थी। पहले पुरानी ब्राउन बैस राइफल प्रयोग की जाती थी। जनवरी 1857 से नई एनफील्ड राइफल प्रयोग की जाने लगी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की अफवाह फैल गई थी, जिसको सुनकर मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस से मुंह से काटने से इनकार कर दिया था, और गुस्सा कर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी थी, गोली मार दी थी उसको राइफल। ठीक है, और बाद में फिर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। देश में आजादी के लिए शहीद होने वाले प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो ये जनवरी 1857 से ये पहली एनफील्ड राइफल प्रयोग की जाने लगी थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंदोलन पुनरुत्थानवादी नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आंदोलन पुनरुत्थानवादी नहीं है? इसमें जो है आर्य समाज पुनरुत्थानवादी है। देवबंद आंदोलन जो है आर्य समाज हिंदू में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। देवबंद जो है, जो कुरान हदीस की शिक्षाएं हैं उसके बारे में पुनरुत्थानवादी है। फराजी आंदोलन भी धर्म के सुधार के लिए है। ब्रह्म समाज जो है ये सुधारवादी आंदोलन है। कैसा है ये आंदोलन? पुनरुत्थानवादी नहीं है, ये सुधारवादी है। जो भी वहाँ कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करके या सुधार किया जाए। ठीक, तार्किकवादी है, एकेश्वरवादी है, तो ये सुधारवादी है, बाकी सब पुनरुत्थानवादी है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ दिया गया है कुछ सभा, उनका मिलान करना है हमें, तो मिलान करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना, ये जो भी हम सभा संगठन पढ़ रहे हैं, ये सामाजिक सुधार संगठन है। इनकी स्थापना करने वाले कौन है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बिल्कुल सही, 1867 में। सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी, सही है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में लाहौर में किया था। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। तो ये आंसर हो जाएगा, इनके मिलान कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन दक्षिण भारत का आंदोलन था? तो दोस्तों दक्षिण भारत का आंदोलन इनमें से कौन सा था? तो वोक्कालिंग संघ, ये नाम से ही स्पष्ट है कि उत्तर भारत का नहीं होगा। वोक्कालिंग संघ, ये 1905 में ये जो वैदिक अनुष्ठान था उसमें ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था वोक्कालिंग संघ, ठीक। और दक्षिण भारत में ये प्रचलित था, वहाँ कार्य कर रहा था। परमहंस मंडली, ये पश्चिमी महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत में प्रचलित था। रामकृष्ण मिशन संपूर्ण देश में। सत्यशोधक समाज पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हमने बात की थी हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में, 1 मई सन 1939 को, 1 मई सन 1939 को हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है। एक उनकी अलग पार्टी थी, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। कौन 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, के सहायक रहे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और ये महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहे। झांसी में, ग्वालियर में जो भी आक्रमण हुए उनमें रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। बाद में इनके साथियों ने विश्वासघात से इनको पकड़वा दिया और इनको बाद में फांसी दे दी गई। आर्य समाज से संबंधित कथनों पर विचार करें। दोस्तों ये प्रश्न में हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें मिलान करना है, कौन सा सही होगा। तो आर्य समाज की स्थापना 1855 में की गई, गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी, ठीक है। आर्य समाज पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, सही है। आर्य समाज अंतरजातीय विवाह विधवा विवाह का विरोधी था, गलत है, क्योंकि यह पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और यह विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थक था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चला गया, सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन का चयन करें। कौन सा गलत है? पहला और तीसरा। तो ए नंबर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है, बाकी सब बढ़ते हैं। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों इंडियन मिरर एक समाचार पत्र था और समाचार पत्र के जो संपादक थे, जो रिलीज करने वाले व्यक्ति थे, जो एडिटर थे इसके, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता भी रहे। तो इंडियन मिरर जो है समाचार पत्र केशव चंद्र सेन ने 1861 में प्रकाशित किया था। ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन महान सामाजिक सुधार कार्यकर्ता भी रहे, ये सामाजिक सुधारक ये भी रहे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गोपाल हरि देशमुख का उपनाम ये पूछा गया है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। और महादेव गोविंद रानाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का क्या निर्माता? आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया था? मिर्जा गुलाम अहमद, यह अहमदिया आंदोलन के संस्थापक रहे। तो मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार, ईसा मसीह का अवतार बताते रहे, ठीक है। तो इनका आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद और ये भी मुसलमान में सामाजिक सुधारक थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रों में अंग्रेजों ने किसे सबसे पहले अधिकृत किया था? तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी पूरे देश में, उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली का महत्व समझ लिया था कि दिल्ली जो है देश का प्रवेश द्वार है, जहां से हम
उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, वहां प्रवेश कर सकते हैं, जो कि बड़ी विशाल उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो दिल्ली का स्ट्रेटेजिक महत्व समझ करके उन्होंने दिल्ली पर ही 3 महीने में कब्जा कर लिया 20 सितंबर 1857 को। और क्रांति कब शुरू हुई थी? 30 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में कब्जा कर लिया। वहां के जो हडसन और निकलसन थे उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दयानंद एंग्लो कॉलेज, वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? दोस्तों, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हंसराज के सहयोग से, ठीक, हंसराज के सहयोग से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ की थी? लाहौर में, ठीक। रामकृष्ण मिशन के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर आप नाम सुने हैं तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ये ध्यान रखना है। रामकृष्ण परमहंस एक महान पुरुष रहे और ये विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ये जो माता काली है कलकत्ता की, उस शारदा मंदिर के महा पुजारी थे, परम पुजारी थे। उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये सही है कथन। 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लोर में की गई, ये गलत है, क्योंकि 1897 में की गई थी, ठीक है, वेल्लोर में। 1893 गलत है। 1893 में वहाँ कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में, शिकागो में भाषण दिया था। मूर्ति पूजा के समर्थक थे, सही है। मानव जाति का कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य था, सही है। केवल बी वाला गलत है, बाकी सब ठीक। पढ़ते हैं आगे। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन संस्कृत में उपनिषद से लिया गया है और विवेकानंद ने यह कथन शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को कहाँ कहा था? शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में कहा था कि याद्रज कुटिल नाना पदुषाम रणा में क्यों गमस तमसी पैसा मरणो एवं, ठीक है। संस्कृत में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सारी धाराएं सागर में आकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सारे जो इंसान हैं अंत में आकर उस ईश्वर असीम सत्ता में मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, ठीक। तो ये जो है कथन है स्वामी विवेकानंद का और ये भाषण में उन्होंने दिया था शिकागो में, ठीक। किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में की थी? तो दोस्तों, 1870 में जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने की थी। और 1872 में इनके प्रयासों से जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें सुमेलित करना है, जो भी संगठन बताए गए हैं उनमें कौन सा सही है। राजामुंदी सामाजिक सुधार आंदोलन वीरेश लिंगम, सही है। नामधारी आंदोलन के नेतृत्व राम सिंह थे, सही है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ये गलत है, क्योंकि इसके संस्थापक थे श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम लेखराम। मुंशीराम और लेखराम, ये जो संस्थापक रहे। दयानंद सरस्वती नहीं थे। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही है, ठीक। इसका आंसर आप जान गए। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है, जो सती प्रथा है उसको दूर करना, महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, जो विज्ञान की शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, तर्क पर जोर देना, ठीक है, स्वरवाद, विज्ञान की शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। 1828 में स्थापना की थी, 20 अगस्त सन 1828। आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हम, हमारे पास सब समय की लिमिट है, 100 प्रश्नों को कम से कम समय में पूरा करना है। मौखिक बताते हैं, आप नोट कर लीजिए करिए अपने नोटबुक में, है ना। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी विद्रोह का सर्वप्रथम कारण क्या था? तो दोस्तों, आदिवासी विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था भूमि और वन। मतलब जो आदिवासी जंगल में ही रहते तो उनकी जो भूमि और वन को हड़पा जा रहा था, उनको वहां से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने इस पर अपने आप में हस्तक्षेप समझा
और उनको हटाने के लिए मुंडा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, बहुत सारी आंदोलन हुए, ठीक है। और उसी की आज वर्तमान परिणति है नक्सलवाद। नक्सलवादी इसीलिए जंगल में रहते हैं, बोलते हैं कि ये प्राकृतिक संपत्ति के असली वारिस हम हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। सरकार उसको खदान दे देती है कंपनियों को, यहाँ से बच्चों को काट दिया जाता है, यहाँ से खनिज लिए जाते हैं, हमको बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो हथियार उठा लेते हैं। भूमि और वन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं है? तो दोस्तों इसमें से एक आदिवासी विद्रोह नहीं है, ध्यान रखिएगा। जुआर विद्रोह आदिवासी विद्रोह है, नैकरा विद्रोह आदिवासी विद्रोह है, रंपा विद्रोह ये भी आदिवासी विद्रोह, लेकिन पॉलीगर विद्रोह ये जमींदारों का विद्रोह है। क्या है ये? जमींदारों का विद्रोह है। और ये टैक्स सिस्टम के विरुद्ध जो है आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें असत्य कूट का चयन करना। असत्य कूट का मतलब जो हमें मिलान दिया गया है उसमें गलत कौन सा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मुनरो के समय हुआ था, ये गलत है। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कार्नवालिस के समय हुआ था। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस गवर्नर जनरल ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हम अपने दुश्मन को पंगु बना दिए। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था। लॉर्ड कार्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में जो लड़ा गया था उसमें इसने ये कथन को कहा था, क्योंकि वो कर्नाटक के जो भी उसके सहयोगी थे उनको शक्तिशाली नहीं होने दिया और दुश्मन को पराजित भी कर दिया। 3 नंबर हो जाएगा कार्नवालिस, ठीक है। अब इसमें जो क्रांति के विद्रोह हुए हैं उन्हें हमें क्षेत्रों से मिलान करना है। तो कौन सा क्षेत्र किससे मिलान करेगा? मनीराम दत्ता ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र शाही संबलपुर उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ में, ठीक है। चल, वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये, लखनऊ, इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। इसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 पास हुआ था। तो हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने कार्यकाल में इसको पास किया था, पहला। अब इसमें हाँ एक विद्रोह दिया है, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, सही है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था, ये गलत है। ये जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जमींदारों के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ। इसका नेतृत्व ईशान चंद्र शंभूपाल ने किया था, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और सी, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? दोस्तों वैसे तो गांधी जी ने पहला चंपारण सत्याग्रह किया था अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, ठीक। लेकिन प्रथम सत्याग्रह जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, इनका वो प्रथम वास्तविक सत्याग्रह माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 53 इसमें कहा गया है, एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना। तो किसकी स्थापना उन्होंने करी है, कार्य पूछा गया। जोनाथन डंकन ने क्या किया है? बनारस हिंदू कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की है। विलियम जोन्स ने की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी और एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी जैसे हमने बात की थी सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया यूएसए में है। वहां 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वहीं से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई देश की आजादी के लिए, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशों में गतिविधियां हो रही थी, ठीक। तो गदर मतलब क्रांति होता है। ये आंदोलन की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल गदर पार्टी के जो सचिव थे और सोहन सिंह भाखना को अध्यक्ष बनाया गया था। और गदर आंदोलन में गदर पार्टी ने गदर पत्र का भी संपादन किया था, प्रकाशन किया, ठीक है। तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक रहे, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अंजुमाने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था जो स्थापित हुई थी, उसको स्थापित करने में अजीत सिंह थे। इन्होंने भारत माता नामक समाचार पत्र भी निकाला था,
ठीक, और पंजाब में इस संस्था की स्थापना करता थे अजीत सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी वीर वीरांगनाओं ने, ठीक है, और देश के रणबांकुरों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक जो नायिका थी, एक महान महिला थी, उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में स्टुटगार्ड जो है जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था। क्या किया था? तिरंगा फहराया था भारत का। इसीलिए भारत की जो आंदोलन की साम्राज्ञी इनको कहा गया है, या भारतीय क्रांति की मां इनको कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें आंसर निकालना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। बिल्कुल सही है। यह अधिनियम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर बल देता है। गलत है, क्योंकि यह केंद्र के द्वारा यानी लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था, और इसमें जाहिर सी बात है केंद्रीय प्रभुत्व रहेगा, तो इसमें विश्वविद्यालयों को अपने अधीन लिया गया था, अर्थात विश्वविद्यालयों पर शासन का कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो सत्य कथन हो जाएगा केवल एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो दोस्तों भारतीय जागृति का जनक का मतलब होता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का मतलब इंडियन रेनेसां, यानी देश में जो भी सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, शैक्षिक सुधार हुए, उनके आंदोलनकर्ता के रूप में पहला प्रमुख कौन व्यक्ति था? वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का निर्माता भी कहें तो बिल्कुल सही है। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आत्मीय सभा की स्थापना करी, मिरातुल अखबार निकाला, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट की स्थापना करी, बंगदूत पत्र निकाला, ठीक है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के संपादन किया, और अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह के संबंध में कथन हमें सत्य की पहचान करनी है। 12 मई 1931 को किया गया गलत है, क्योंकि ये जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम दांडी मार्च से प्रारंभ किया गया था, दांडी के लिए साबरमती आश्रम से। तो ये वाला गलत हो जाएगा। नमक सत्याग्रह का संबंध असहयोग आंदोलन से, ये भी गलत है, क्योंकि इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी ने कहा था हम विनय पूर्वक अवज्ञा करेंगे सरकार की। ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के पश्चात इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। ये बिल्कुल सी स्टेटमेंट सही है, बाकी क्या है गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुमेलित करना, एक तरफ लिखा है समाचार पत्र, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक या संपादक, तो बताना है। मिरातुल अखबार ये फारसी समाचार पत्र था। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे, और इनका ही पत्र था राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार। द लीडर जो समाचार पत्र था वो मदन मोहन मालवीय का था। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के प्रकाशक थे मोतीलाल नेहरू, और प्रबुद्ध भारत जो समाचार पत्र था वो स्वामी विवेकानंद का था। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रबुद्ध भारत। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस पार्टी ने नारा दिया कि ये आजादी झूठी है? दिसंबर 1947 में जब देश आजाद हो चुका था, 6 अगस्त में, दिसंबर 1947 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका कांग्रेस के बीच मतभेद हो गया कुछ बातों को लेकर, तो उसने देश की आजादी को कहा कि यह झूठी आजादी है। ठीक, तो आप स्टेटमेंट याद रखिए, किसका कथन है? कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का। हाँ, सुमेलित नहीं है, इनका हमें मिलान करना है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा। तो ये जो रियासतें हैं, हमने बताया था 565 रियासतों को विलय किया गया था, जिसमें 562 आसानी से हो गई, 3 को बड़ी कठिनाई हुई। तो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ गुजरात में स्थित रियासत थी, इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया देश में। और कब मिलाया गया? जनवरी 1948 में। वहाँ का राजा इस्लाम मुस्लिम था, वो भागकर पाकिस्तान चला गया, और वहाँ की जनता ने भारत में विलय करने के लिए जनमत संग्रह दे दिया। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की गई थी, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी सितंबर 1948 में। ठीक है, और यहाँ का भी नवाब जो है पाकिस्तान बनाना चाहता था एक भारत में भी, तो इसके लिए सैन्य कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई की गई, और ऑपरेशन जो है यहाँ सैनिक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, अब यहाँ पूछा गया है कश्मीर किस आधार पर मिला? कश्मीर जनमत संग्रह के आधार पर नहीं मिलाया गया, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, केवल 3 सुमेलित। इसके एकीकरण के बाद इस श्रेणी में शामिल किया गया। तो देश में रियासतों का जब एकीकरण हुआ था, सी में पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी जो बना गया था डी श्रेणी में 4 भागों में, उनमें सी में कौन शामिल था? उसमें सी में शामिल था जो राज्य संघ का गठन करने वाली सॉरी इसमें केंद्र द्वारा प्रशासित रियासतें, ये सी श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न रियासतों में से कौन सा भारतीय संघ में शामिल होने का क्रम क्या है? तो दोस्तों जो भारतीय संघ में शामिल होने का क्रम है, इसमें जो है कौन सी रियासत सबसे पहले शामिल हुई थी? जैसे हैदराबाद की हमने बात की थी, ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इसको मिलाने के लिए। तो ये जो मिलाया गया था इस सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस दी गई थी, यहाँ सैन्य कार्रवाई बोला गया है। तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर, भोपाल जो है 1 जून 1949 को मिलाया गया, ठीक, विलय हुआ। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया। जूनागढ़ को जनवरी 1948 में मिलाया गया, ठीक, जन्म संग्रह के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रियासतों के विलय के समय कौन से विषय भारत सरकार को सौंपे गए थे? तो दोस्तों जो रियासतें भारत में शामिल की गई थी, उनकी जो सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, उनके 3 मामलों में, रक्षा के, संचार के और विदेशी मामले, मतलब आपकी रक्षा हम करेंगे, संचार पर डिपेंड आप हमारे ऊपर रहेंगे, यानी संचार सुविधा देंगे, विदेशी मामले हमारे अधीन होंगे। ये केंद्र सरकार का, देश की सरकार यानी भारत संघ का वादा था रियासतों से। ठीक, आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि हमने पूरे प्रश्न में चर्चा की थी, अकबर द्वितीय। ठीक है, ये अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट था, और उसकी पेंशन बढ़ाने के सिलसिले में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड भी गए थे, ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में, वहीं उनकी समाधि भी है। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ते हैं। अब ये राज्यों का गठन का क्रम दिया गया है, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, तो क्रम बताना है। तेलंगाना का गठन हुआ था, तेलंगाना जो है देश का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को बनने वाला कौन सा राज्य था? तेलंगाना 29वां। छत्तीसगढ़ जो राज्य था, छत्तीसगढ़ जो है देश का राज्य था, ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को, ये 26वां राज्य बना था। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड जो राज्य बना था 27वां बना था, और ये 9 नवंबर सन 2000 को बना था। ठीक, झारखंड, झारखंड जो है 28वां राज्य बना था, और ये 15 नवंबर 2000 सन को बना था, यानी 2000 में 3 राज्य बन गए थे। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, और फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। इस प्रकार से इसका क्रम आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नवगठित तेलंगाना राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश से बंटवा कर इसको बनाया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया गया था, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया गया है? दोस्तों 5 अगस्त 2019 की तिथि याद रखिएगा। ठीक, और 5 अगस्त 2020 की भी याद रखिएगा तिथि, ये राम मंदिर का शिलान्यास है, और ये 5 अगस्त 2019 को ये जो है प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें धारा 370(1) को हटाया नहीं गया है, ये सब नहीं हटी है, बाकी सब हटा दिया गया है। ये क्यों नहीं हटाया गया है? क्योंकि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में संसद बाद में भी कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका ये वाला धारा नहीं हटी, बाकी हटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कौन से आर्टिकल के तहत विभाजित किया गया है? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 में लिखा है कि किसी भी राज्य के निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है, और ये आर्टिकल 3 में लिखा है। इसी अधिकार के प्रयोग करके संसद ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर का 2 भागों में पुनर्गठन कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। देव समाज, देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज भी एक सामाजिक सुधार संस्था थी, और इसके संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। 1887 में लाहौर में स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों निष्क्रिय विरोध का मतलब होता है
ठीक है। पैसिव डिफेंस इसमें निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष करम दल के नेता थे, बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया और पांडिचेरी में अपना आश्रम में फिर अंतिम जीवन के जो क्षण थे, पल थे, उनको बिताया और एक दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संपूर्ण योग, एकात्म योग की संकल्पना दी, जिन्हें हम अपने MPPSC के पेपर 4th में पढ़ते हैं, एक एथिक्स के विषय में थिंकर के रूप में अरविंद घोष का दर्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने, वीडी सावरकर ने 1857 को विद्रोह को देश की पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, देश की पहली आजादी की लड़ाई कहा। आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र अभियोग में किसे फांसी नहीं दी गई थी दोस्तों? इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को दी गई थी, रोशन लाल सिंह को दी गई थी। अशफाक उल्ला खां जो है पहले इस्लाम थे जिनको फांसी दी गई थी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में। खुदीराम बोस इसमें शामिल नहीं थे। खुदीराम बोस को जो है ये मुजफ्फरपुर जो बंग कांड था, जिसमें एक जो मुजफ्फरपुर का जज था, उसकी बग्घी पर उन्होंने बम फेंक दिया था और बाद में उसके जो महिलाएं थी उसकी वो मारी गई थी और उसमें जज सवार नहीं था। बाद में ये पकड़े गए और इनको फिर 17 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। तो देश के लिए कुर्बान होने वाले सबसे कम उम्र के जो शहीद थे खुदीराम बोस थे, 17 साल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन में क्या आकर्षित किया? तो धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी वर्ग, बिल्कुल। राजा राम मोहन राय जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे आचार्य लोगों ने, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने क्या किया? आंदोलन का नेतृत्व किया, आगे आए। ये बिल्कुल सही है। नगरीय उच्च जातियां, ये भी सही है। निर्धन साधारण वर्ग, ये भी सही है। उदार रजवाड़े, ये रजवाड़ों से कोई मतलब नहीं था, वो तो केवल चाटुकारिता करने में लगे थे। तो ये जो है 1 2 3 हो जाएगा सी तक, ये ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को लाहौर में केंद्रीय असेंबली में क्या किया था? बम फेंका था। और पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के मुद्दे पर ये नाराज थे और इन्होंने पर्चे पर लिख करके बम फेंक दिया था। ठीक है, हालांकि जो पीछे बेंच थी वहां बम फेंका गया था और उन्होंने कहा था, उस पर्चे पर लिख दिया था कि हम गूंगी बहरी सरकार को इस बम के द्वारा जगाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन में। हाँ, इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। सत्य शोधक समाज की स्थापना स्वामी ज्योतिबा फुले ने। ओरिएंटल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भी इस्लाम धर्म के सामाजिक सुधार आंदोलनों में बड़े आगे पुरुष आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना कराई और इनके लिए शिक्षा वगैरह की व्यवस्था कराने में बड़ी भूमिका रही सर सैयद अहमद खान की, ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कथनों पर विचार करें। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक दार्शनिक संस्था थी और यह मैडम ब्लॉवर्ट्सकी और HP कर्नल अलकाट ने 1857 में मद्रास में की थी। ये गलत है, एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी और ये कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। फिर इस सोसाइटी का बाद में मुख्यालय आ गया था भारत में मद्रास में। ठीक है, मद्रास में 1882 में मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट के सहयोग से इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे बड़ा गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है? तो केवल 2 कथन सही है, ये वाला गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था, जिस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों से कोई भी देसी राजा ने फिर साहस नहीं किया लड़ने का। ठीक है, तो इस युद्ध के बारे में जो प्रमुख कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना। दस्तक प्रथा जो दी गई थी उसमें ये इन्होंने दुरुपयोग करना प्रारंभ किया था, यही कारण था। इसका मतलब इनको जो टैक्स मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो ये किया करते थे, जो भारत के व्यापारी हुआ करते थे उनको घूस दे करके, पैसा दे करके, रिश्वत दे करके उनके माल को अपना बताकर बेचा करते थे। तो इस तरीके से इनको डबल इनकम प्राप्त होती थी।
माल इनका रहता था और नाम उनका, मतलब इनके नाम से टैक्स फ्री व्यापार होता था। ठीक, तो जो भारतीय रहते थे उनसे जो है माल खरीद लिया करते, माल ले लिया करते थे और घूस दे दिया करते थे, ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारत के धन का ब्रिटिश शासन अंतर्गत निर्ममतापूर्वक निष्कासन हो रहा है, ये किसने कहा था दोस्तों? 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सभा में बोलने वाले दादा भाई नौरोजी, जिसको भारत की राजनीति का भीष्म पितामह या पित्र, या इसको वयोवृद्ध राजनेता कहा जाता है, भीष्म दादा भाई नौरोजी, इन्होंने देश से धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, और इन्होंने पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पुस्तक में बताया है। आर.सी. दत्त ने भी बताया है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के बारे में कहा है कि भारत को कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले में, और भारत से धन संपदा ब्रिटेन को जा रही है, इंग्लैंड को जा रही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है सबसे पहले 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, वही कांग्रेस पार्टी आज जिसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक, तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एलेना एक्टिविन ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी था, रिटायर्ड था। और इसका पूछा गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बना था, बदरुद्दीन तैयब जी उनका नाम है। मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन, वहाँ की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाद में फिर बहुत सारे अधिवेशन हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तक, अभी भी हो रहा है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में हुआ था अधिवेशन, मद्रास में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा पहले मुस्लिम। चलो, अवध किसान सभा के गठन में कौन से शामिल नहीं थे? किसान आंदोलनों के रूप में, किसानों के संघ के रूप में एक सभा थी, उसका नाम था अवध किसान सभा 1920, जिसमें महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं थे, बाकी सब थे। हरिशंकर मिश्र थे, इंद्रनाथ द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी का समूह। 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा जो चुनाव हुआ था जुलाई 1937 में, उसमें 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में इसकी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हालांकि बाद में फिर जो है त्याग पत्र दे दिया था सरकार ने। ठीक, और मुस्लिम लीग ने फिर मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। जुलाई 1937 इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं, इनमें से सत्य कथनों पर चयन करना है, और इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट में हमें जो है सही कथन का चुनाव करना है, क्या सही है। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, करिकल और माहे क्षेत्र फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में थे, बिल्कुल सही है। 1947 के समय ये क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। फ्रांस ने 1950 में चंद्रनगर को वापस कर दिया तथा शेष को बाद में सौंपा, बिल्कुल सही है। शेष को जो है 1 नवंबर 1954 को सौंपा था। ठीक है, 1 नवंबर 1954 को शेष फ्रांस जो है, फ्रांस और भारत के बीच समझौता हुआ था, और यह क्षेत्र फिर भारत को मिल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कालक्रम के अनुसार घटनाओं को हमको मिलान करना है। अमृतसर घटनाकांड, जिसको हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल की मोपला जाति के द्वारा। अब इसका मिलान करना है कि प्रमुख जो ये कालक्रम होंगे, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर, 3 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में आएगा? 3 1 4 2 जो है ये सी नंबर आएगा इसका आंसर। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1930 से 1932 तक चला था, उसमें इरविन समझौते के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया फिर गांधी जी ने। ठीक है, जब जाना कि ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, हम कुछ रचनात्मक कार्य करें। ठीक, रचनात्मक कार्य, सूत काटना, चरखा चलाना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए इन्होंने, रचनात्मक कार्यक्रमों को बल दिया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता की कालावधि का मतलब होता है 1947 जब देश आजाद हुआ था। 1946 में जो हुआ था अधिवेशन मेरठ में हुआ था,
और मेरठ 1946 से लेकर 1947 दिसंबर तक, दिसंबर में होता है अधिवेशन, दिसंबर तक चलता है, पूरा एक साल उसके अध्यक्ष रहते हैं। उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मेरठ में हुआ था अधिवेशन 1946 में, 1947 तक जेबी कृपलानी जो है, आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहे, और ये मेरठ में हुआ। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा दोस्तों? लखनऊ में जो अधिवेशन विद्रोह हुआ था, ये अवध की बेगम जो थी, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाही की पत्नी थी, तो उसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा था, क्योंकि उसके शासन पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश राज में हड़पने का कार्यक्रम सर डलहौजी ने किया था, इसलिए उसने विद्रोह किया। हाँ, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये कहने वाले थे सरदार के एम पणिक्कर। सरदार के एम पणिक्कर जो है संविधान सभा के जो है मेंबर के रूप में एक विशेषज्ञ विद्वान भी रहे। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। हालांकि भारत में देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया एकीकरण, लेकिन ब्रिटिश शासन में भी कई प्रयास हुए, जैसे सिंध प्रांत को मिलाया गया, बिहार का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर का गठन किया गया, राजस्थान का गठन किया गया। ठीक है, तो ये एकीकरण का प्रयास किया था। के एम पणिक्कर ने ब्रिटिश शासन की इसको उपलब्धि माना था। इनमें कथनों पर विचार करना है, क्रमानुसार हमें बताना है और क्रम के अनुसार बताना है। फजल अली आयोग का गठन न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 53 में किया गया था, दिसंबर 1925 में रिपोर्ट दी। हर आयोग का गठन दिसंबर 1947 में किया गया था। जेबीपी कमेटी का गठन 1948 में किया गया था। तो क्रमांक मिलान करें तो कौन सा पहले आएगा? 2, फिर 3, फिर 1, 2 3 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 3 1। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था? ध्यान रखिएगा, जो राज्यों की गठन की श्रेणियां थी ABCD, उनमें से केवल डी में केवल और केवल ओनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था डी नंबर में, बाकी ABC में अन्य सभी क्षेत्रों को अलग अलग रखा गया था। ठीक है, चलो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां मुख्यालय बनाया? इसके हम पुराने प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। सन 1882 में मद्रास के अडियार में स्थापना कराई थी एनी बेसेंट के सहयोग से, जो कि आयरिश महिला थी, और फिर इसका मुख्यालय यहाँ देश में बनाया गया था। वही एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। असत्य छांटना है, इसमें से हमें असत्य कथन का चयन करना। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ पास एक क्वेश्चन है, मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 1974 में दिया गया था, ये गलत है, क्योंकि 1972 में दिया गया था। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्यों को, मणिपुर को, मेघालय को और त्रिपुरा को, इन तीनों को एक साथ 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था, तो स्टेटमेंट डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। सी नंबर 13 अप्रैल 1919 को। हुआ यह था कि एक रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था मार्च 1919 में। ब्रिटिश सरकार का यह कानून था, काला कानून था एक प्रकार से, जिसमें नो अपील नो वकील नो दलील, मतलब किसी को भी ना अपील करने का अधिकार था, ना वकील लगाने का अधिकार था, ना कोई अपना याचिका में कोई अपना मत रखने का अधिकार था, कोई पक्ष रखने का अधिकार था। एक प्रकार से जिसको चाहे जिसको बाजार से उठाकर, सड़क से उठाकर ब्रिटिश सरकार जेल में पैक कर सकती थी, उस पर मुकदमा चला सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो ऐसा काला कानून का विरोध करने के लिए वहां सभा हो रही थी, क्योंकि वहां के 2 कांग्रेस नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब वहां एक आम सभा आयोजित हो रही थी, उसका नाम था अमृतसर में एक बागीचा था, उसका नाम था जलियांवाला। जल्ली नामक किसान था, उसका बगीचा था, उसका नाम पड़ गया था जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग से तो जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी, सभी लोग इकट्ठा हुए थे, और वहां चूंकि कर्फ्यू लगा ही था, तो जनरल डायर अमृतसर का एक पुलिस कमिश्नर था, उसने गया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां फायर करा दी, जब तक उसके अंतिम डोज समाप्त न हो गए गोली के। लोग बहुत सारे मारे गए, क्योंकि निकलने का रास्ता एक था, कुआं में कुछ लोग डूब गए, इस तरीके से कुआं में मर गए, सूखा कुआं था, उसमें भी बहुत सारे लोग मर गए। तो इस तरीके से जो घटना थी वो 13 अप्रैल 1919 का दिन था, इसीलिए इसको जो है भारतीय इतिहास में बहुत घृणित कहा जाता है। वहाँ स्मारक भी बनाया गया है। बाद में इसकी मृत्यु कितनी हुई इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन गठन किया गया,
कांग्रेस सरकार द्वारा, जिसमें डाटा कम बताया गया, आंकड़े कम बताए गए। हालांकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसमें 1000 से 1200 से ज़्यादा 1300 से ज़्यादा लोगों को मरा हुआ माना गया, इसमें शहीद हुए माना गया। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असत्य छांटना है, तो असत्य छांटना है, इसमें से असम और बिहार भाग ए में शामिल था। वही पार्ट ए बी पार्ट सी जो राज्यों की श्रेणियां बनी थी। बिहार और बॉम्बे भाग ए में शामिल था, पार्ट ए में सही है। बॉम्बे और मध्य क्षेत्र में शामिल था, सही है। अजमेर और हैदराबाद पार्ट बी में शामिल था, ध्यान रखिएगा, पार्ट बी में शामिल था, तो डी नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। अजमेर और हैदराबाद पार्ट बी में शामिल। आगे बढ़ते हैं। स्वराज को सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? तो ये जो रखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ये 1906 में इन्होंने कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। और ये प्रश्न पूछा भी जाएगा कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया, 1906 में किया। ठीक, और यही उनकी राष्ट्रीय मांग थी। इस प्रश्न का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? इसकी हमने विस्तार से चर्चा पुराने प्रश्न में कर ली है। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अनुशंसा की थी। 16 राज्य बने, 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, और किया गया इतना संशोधन के साथ। ठीक, 1956 के एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और उनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा कर ली है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनको 1972 में दिया गया था दर्जा। मिजोरम को नहीं दिया गया था, मिजोरम 1987 में शामिल किया गया था। मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? वो था आंसर आपका 1940। 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें पृथक राष्ट्र चाहिए, उसका नाम पाकिस्तान होगा। और यह मांग रखने के लिए जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में रखी गई थी। और फिर बाद में 1943 का एक अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसमें ये कहा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि विभाजन करो और जाओ, विभाजन करो व जाओ, अंग्रेजों के लिए कहा गया था। ठीक, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज का आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण हम 100 प्रश्नों की विस्तृत श्रृंखला को आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किए। आगामी वीडियो में हम एक नए विषय के टॉपिक के साथ 100 प्रश्नों की कड़ी को लेकर सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।